डॉक्टर साहब नमस्ते। पहले तो नमस्ते मैडम। वैसे तो मैं नेपाल से आई हूँ, काठमांडू से। मेरा 18 साल से ये पैर में बहुत दर्द था, नी में। तो 3 साल उसके, ये जो 3 साल है उसमें तो मैं चलने में भी मुझे दिक्कत है, लेकिन चलती थी और बाइक भी चलाती थी, लेकिन चलने में बहुत दिक्कत थी। लेकिन ये 3 महीना से तो मेरा ये लेफ्ट नी मोड़ ही नहीं सकते थे। तो हमको इतना तकलीफ़ हुआ तो हमने कहा अब हम ऑपरेशन कराएंगे। मेरा हस्बैंड ने हमको बोला देखो सैलरी में डॉक्टर विक्रम साहब ये तो 1 से 1.5 लाख का ऑपरेशन किया हुआ है, ये बहुत अच्छा डॉक्टर है, विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर है। तो हमने देखा, सब हमने आपके बारे में सब उसमें देखा पढ़ा, तो हमको लगा ऑपरेशन कराएंगे तो विक्रम साह से ही कराएंगे, नहीं तो नहीं कराएंगे। ऑपरेशन कराना है तो विक्रम साह से ही करेंगे, नहीं तो अपांग रहेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। हमने हस्बैंड को बोला, इसने हमको बहुत सपोर्ट किया था, क्योंकि हर वक्त और कोई साथ ना दो, आप हमको साथ देना, क्योंकि हम करेंगे तो सैलरी में ही करेंगे, डॉक्टर विक्रम साह के साथ ही करेंगे। क्यों आपने तो ओल्ड रिकॉर्ड रखा हुआ है, और मैंने सुना है आपने 3000 रिकॉर्ड किया, जो 3000 एक ही ऑपरेशन किया हुआ। एक साल में नहीं, 1 साल में तो आपने 1,30,000 किया है टोटल। हाँ, 25 साल में 1,30,000 किया। तो 3000 वाला जो 3000 हमने 2011-12 में 3000 साल में किया था। हाँ। अभी साल में हम 7000 सैलरी में अहमदाबाद में करते हैं। हाँ। और पूरे ग्रुप लेवल पे हमारी हॉस्पिटल है, 12 हॉस्पिटल है, दिवाली से लेके गोवा तक और जबलपुर से लेके अहमदाबाद तक। वो सब हॉस्पिटल में मिला के 15,000 सर्जरी होती है साल की। इंग्लैंड में या कहाँ पे 2500 की कितना हुआ था? आपने 3000 में वो रिकॉर्ड किया था, है ना? अभी दुनिया का सबसे बड़ा सेंटर है शर्दी, दुनिया का सबसे बड़ा सेंटर है। और इसके बाद अमेरिका के हॉस्पिटल फॉर स्पेशल सर्जरी। जो सफ़र आपने ये जो 12 सैलरी बनाया है आपका, इसमें तो बहुत बड़ा योगदान है, बहुत आपने मेहनत किया होगा। कैसे किया आपने? मुझे बहुत सपने देखने की आदत थी और हर चीज़ सपने में देखता था, फिर उसके लिए काम करता था। तो जब मैं अमेरिका गया, मैंने सपना देखा था कि मैं इंडिया वापस जाऊँगा, वहाँ रह सकता था, फिर भी वापस आया। बीवी ने बहुत डांटा है, फैमिली ने बहुत डांटा है कि अमेरिका में रहने को मिलता है, क्यों इंडिया जाना। मैंने बोला नहीं करूँगा तो काम इंडिया में। तो 28 साल पहले इंडिया वापस आया, 6 मिनट से चालू किया। तभी नक्की किया था कि सबसे ज़्यादा इंडिया में काम मैं करूँगा। तो 2000 की साल में शैलवी बिके नंबर 1 इन इंडिया, 2000 की साल। और 2011 में शैलवी बिके नंबर 1 वर्ल्ड ओवर। तो ऐसा एक सपना लेके चलता हूँ और उसके पीछे मेहनत करता हूँ। तो सबसे बड़ी बात यह है ना डॉक्टर साहब, जब किसी रोगी को डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ता है, उसको तो अपने पेन तो वो होता ही है, लेकिन जब डॉक्टर के पास जाते हैं, वो उसका जो व्यवहार, उसका जो बोली होता है, 70% पेशेंट का वो दर्द चला जाता है। आप में वो मैंने वो खूबी देखा है, क्योंकि पेशेंट का जो दर्द, पेशेंट जो समझते हैं मेरा ये कैसे ठीक होगा, आपसे बात करते ही आधा 70% जो चला जाते हैं, तो वो उनके लिए आप कैसे मोटिवेट करते हो पेशेंट को? पेशेंट को मोटिवेट मैं नहीं करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि मैं इनकी जगह होता तो मेरी अपेक्षा मेरे डॉक्टर के पास क्या हो। जो मेरी अपेक्षा है वो मैं खुद पेशेंट के साथ करता हूँ। तो ऑटोमेटिक वही होता है कि जो पेशेंट को चाहिए।
डॉक्टर साहब, आपने जो 1,30,000 ऑपरेशन किया है ना, और नी रिप्लेसमेंट, स्पेशली आपने नी रिप्लेसमेंट करते, इसमें आपने विशेषज्ञता हासिल की है ना? 1,30,000 जो ऑपरेशन हुए हैं उसमें महदंश नी रिप्लेसमेंट हुए हैं, लेकिन उसमें 10 से 12,000 हिप रिप्लेसमेंट भी हुए हैं। आज की तारीख में शेल्बी हॉस्पिटल हिप रिप्लेसमेंट का इंडिया का सबसे बड़ा सेंटर है, लेकिन नी रिप्लेसमेंट इतने होते हैं कि हिप की बात लोगों को याद नहीं आती। यहाँ हिप भी रोज के 2-3 रोज रिप्लेसमेंट हिप के होते हैं, शोल्डर का रिप्लेसमेंट होता है, एल्बो का रिप्लेसमेंट होता है, तो कोई भी जॉइंट का रिप्लेसमेंट करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नी का होता है, फिर हिप का होता है, फिर शोल्डर का। तो नी रिप्लेसमेंट ज़्यादा होता है, नी के कारण ही हिप रिप्लेसमेंट करना पड़ता है? नहीं, दोनों अलग चीज़ है। हिप रिप्लेसमेंट अलग वजह से होता है, उसमें जब गोले में खून कम घूमता है, या तो इंजरी से फ्रैक्चर हुआ है, या तो आर्थराइटिस इंजरी के बाद हुआ है, तो घुटने में आमतौर से घुटना घिस जाता है या गठिया होता है, तो उसकी वजह से करना। अच्छा। मैं ये बताऊं कि इंडिया में या नेपाल में हिप रिप्लेसमेंट का जो औसत है वो काफ़ी कम है, क्योंकि अपने हिप में आर्थराइटिस कम होता है, नी आर्थराइटिस बहुत कम होता है। अच्छा। डॉक्टर साहब, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिला, ये स्पेशली ये हिप नी रिप्लेसमेंट के लिए आपने जो विशेषज्ञता की? ये काफ़ी टाइम से यूरोप अमेरिका में हो रहा था और इंडिया में कोई करता नहीं था, तो मुझे हमेशा होता था कि ऐसे क्यों, व्हाई वी आर नॉट डूइंग इट। दूसरा, मेरे घर में मेरी ग्रैंड मदर थी, तो उसको दोनों घुटनों में प्रॉब्लम था, तो वो बेड रिडन हो गई थी 74 की एज में। मैं तो स्कूल में था उस टाइम पे, बट आई हैव सीन हर इन बेड फॉर 20 years। तो मैं हमेशा, हम लोग ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास ले जाते थे, तो वो कहते थे गोली खाओ। ये चलती नहीं, गोली से कैसे चलेगी, गोली से मर जाएगा, चलेगी नहीं। तो हमेशा मैंने सोचा कि अगर मेरी खुद की ग्रैंड मदर चल नहीं सकी, तो मेरा ऑर्थोपेडिक सर्जन बनने के बाद भी क्या फायदा। तो मैंने सोचा ये सीख के मैं वापस आऊँगा, ये काम करूँगा, और अपने यहाँ कोई भी आदमी नहीं चल सके ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो सपने के साथ मैं वापस आया। बहुत सारे लोग जो सर्जरी से डरते हैं, वो करते हैं, समझते हैं कि सर्जरी करने के बाद मेरा सारा जीवन ख़त्म हो जाएगा, हम अपांग हो जाएंगे, नहीं चल सकते हैं। हमको भी यहाँ आने में बहुत आदमी ने रोका था, एक तो ये ऑपरेशन मत करो, जैसा है ठीक है, तेल मालिश करो, वैसा वगैरह, लेकिन हमने सोचा नहीं। लेकिन क्या ये सर्जरी के नाम से आदमी लोग क्यों डरते हैं? इसकी 2 वजह है। एक वजह तो ये है कि मैं एक एग्जांपल दूंगा कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन है और उसमें कुछ गड़बड़ हो गया। आमतौर से अपेंडिक्स के ऑपरेशन से कोई नहीं डरता है, अभी उसमें कुछ गड़बड़ हो गया तो लोग तुरंत बोलते हैं कि डॉक्टर ने ठीक से काम नहीं किया। हाँ। तो डॉक्टर का नाम खराब होता है, हाँ। ऑपरेशन का नाम खराब नहीं होता है। लेकिन जो भी नए लेटेस्ट ऑपरेशन आए हैं जो टेक्निकली डिमांडिंग है, वो ऑपरेशन में खराब करेंगे। नया ऑपरेशन है, 10 में से 5-6 सर्जन खराब करेंगे, तो लोग ऑपरेशन से डरते हैं, क्योंकि सोचते हैं कि ये 5-6 सर्जन से भी खराब हुआ तो ये ऑपरेशन ही खराब है। तो कोई भी नई सर्जरी आती है, जब पूरा एक्सपीरियंस वाला आदमी नहीं करे तो सर्जन का नाम खराब नहीं होता है, सर्जरी का नाम खराब होता है।
मैं भी जब वापस आया इंडिया और मैंने बोला कि ये कर दूंगा, तो पेशेंट और मरीज और उनके रिलेटिव बोलते थे नहीं नहीं, ये ऑपरेशन तो बहुत भारी है, इसमें तो रिजल्ट मिलता नहीं है। सो ऑपरेशन जितना नया हो और जितने सर्जन सीखे हुए नहीं हो करने लगे तो रिजल्ट नहीं मिलता है और सर्जरी का नाम खराब होता है। तब आपने नेपाल में सर्जरी हुई होगी या छोटी जगह पे सर्जरी हुई होगी और केस खराब देखे होंगे। तो अच्छा, दूसरा क्या होता है, हार्ट का केस खराब हुआ, आदमी मर जाता है और रिश्तेदार थोड़े दिन में भूल जाते हैं। घुटना खराब हुआ तो पेशेंट मरेगा नहीं, जिएगा और पूरी जिंदगी डॉक्टर को गाली देगा। सो ऑपरेशन का नाम ऐसे खराब होता है। लेकिन यही मेरा मिशन था कि ऑपरेशन ठीक से करें, लोगों को अच्छी नई जिंदगी दें और इतने ऑर्थोपेडिक सर्जन तैयार करें और इतनी हॉस्पिटल खोलें कि किसी को कभी परदेश नहीं जाना पड़े और पूरी दुनिया को इधर आना पड़े। डॉक्टर साहब, बहुत से आदमी सैल्वी के नाम से यहाँ आते हैं, स्पेशली सैल्वी में भी विक्रम शाह के नाम से, है ना? तो इसमें ऐसे खास विशेषता क्या है सैल्वी का, क्यों आते हैं यहाँ पे? देखो, सबसे पहले आते इसलिए है कि एक भरोसा होता है, एक विश्वास होता है कि मैं यहाँ जाऊँगा तो मुझे ये मिलेगा, एक अपेक्षा होती है। वो जब अपेक्षा पूरी होती है या तो वो अपेक्षा या भरोसा जो था उससे ज़्यादा मिलता है, तो वो पर्सन पूरी जिंदगी हमारे लिए जिएगा, तब तक बात करता है। तो ऐसे ही हमारी इज्जत बढ़ी, ऐसे ही हमारा काम बढ़ा। सैल्वी में जो आदमी लोग ऑपरेशन करते हैं, यहाँ आते हैं और सक्सेस होके जाते हैं, खुश होके जाते हैं। लेकिन इंडिया में ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे ये जीरो टेक्निक का वो नहीं कर, आपके यहाँ जीरो टेक्निक से आप ऑपरेशन करते, क्या है इसमें विशेषता? इसमें विशेषता ये है कि सबसे पहले तो सक्सेस रेट काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। तो हमारा सक्सेस रेट 99.8-99.9%। दूसरा, पेशेंट को पेन नहीं होता है, क्योंकि सर्जरी का टाइम बहुत कम रहता है जीरो टेक्निक से। दूसरा ये होता है कि वो ड्रेन नहीं डालते हैं हम, कटिंग टिश्यू का काम होता है, ब्लीडिंग कम होता है, तो रिकवरी इतनी फास्ट होती है कि 2-4 दिन में तो पेशेंट भूल जाता है कि इतना बड़ा ऑपरेशन किया। घूमने लगते हैं, टॉयलेट को जाने लगते हैं, सीढ़ी चढ़ लेते हैं और मतलब उनके रिश्तेदार को पूछो तो उनको मानने को तैयार नहीं है कि इतने बड़े ऑपरेशन हो गए। तो ये सक्सेस रेट से बाकी के लोग कंपेयर करते हैं। अभी चलो नेपाल में तो इतना कॉमन नहीं है ये ऑपरेशन, लेकिन दिल्ली मुंबई में तो होता है। जीरो टेक्निक है? नहीं, दिल्ली मुंबई में नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट होता है। फिर भी दिल्ली मुंबई के लोग बहुत आते हैं अहमदाबाद। मतलब तो क्या है, नजदीक में बगल में 5 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल में जाना है, वो छोड़ के फ्लाइट पकड़ के इधर क्यों आए? क्योंकि वो जानते हैं, मानते हैं कि यहाँ बेहतर काम होगा, बेहतर रिजल्ट मिलेगा। दूसरा ये है कि मैं 28 साल से काम कर रहा हूँ, तो मेरे 28 साल पुराने पेशेंट घूम रहे हैं। मतलब मुंबई में भी मेरे 26 साल पुराने पेशेंट घूम रहे हैं। तो जब वो किसी को मिलके बात करते हैं कि 26 साल पहले विक्रम भाई ने मेरा ऑपरेशन किया और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो लोगों के दिमाग में जाता नहीं है कि 26 साल कैसे है। और वो 26 साल पहले जब उसका ऑपरेशन किया तब मैंने बोला था कि इस जॉइंट 15 साल चलेगा। तो वी हैव ओवर डिलीवर्ड के 15 के जगह 26 हो गए। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो 15 वाला 26 चला और जो टेक्नोलॉजी 1996 में थी उसमें भी 26 साल हुए, तो आपका तो 50 साल चलेगा।
तो ये जीरो टेक्निक का ये जो थीम आपको कैसे आया? वो आप रोटी बनाती है, हाँ आप देखो नहीं तो भी राउंड होती है, हाँ ऐसी बात है। मतलब जब आदमी इंटेलिजेंट हो, एनालिटिकल माइंड हो, सर्जिकल स्किल एक लेवल से ज़्यादा हो, तो एक लेवल पे इनोवेशंस होते हैं कि भाई ऐसे करें तो बेहतर होगा, ऐसे करें तो बेहतर होगा। एक आपको बहुत बढ़िया बात बताता हूँ। सिंगापुर में यही क्वेश्चन मुझे पूछा था किसी ने, तो मैंने क्या जवाब दिया वो मैं जवाब आपको देता हूँ। तो जब सर्जन सर्जरी सीखता है, जब सर्जन सर्जरी सीखता है और करता है शुरुआत में, तो वो सोचता है और करता है। इज थिंकिंग एंड डूइंग, ये करूँ नहीं करूँ, ये काटूँ नहीं काटूँ। तो वाइट ब्रेन सर्जरी बोलते हैं उसको। वाइट ब्रेन इज अ थिंकिंग ब्रेन। तो आदमी एक सर्जरी करके भी थक जाता है, अभी इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग। थोड़ा एक्सपीरियंस बढ़ता है तो एफर्टलेसली सर्जरी करता है। अगर एनेस्थेटिस्ट किसी के साथ बात करता है तो डिस्टर्ब नहीं होता है, एफर्टलेसली करता है। लेकिन बीच बीच में उसको वाइट ब्रेन की जरूरत पड़ती है, किसी असिस्टेंट को भी पूछता है क्या करिए, क्या लगता है। वो सेकंड लेवल। दुनिया के 90% प्लस सर्जन्स एंड देयर कैरियर एट ए सेकंड लेवल। थर्ड लेवल इज अ स्पाइनल रिफ्लेक्स लेवल। सर्जरी स्पाइनल रिफ्लेक्स से होती है, मतलब वो सोचना नहीं है, सोचना बिल्कुल नहीं है, सर्जरी हो जाती है, कर देते हैं। बाजू में म्यूजिक चलता है, बाजू में म्यूजिक चलता है, रोज 3-4 सर्जरी करेगा भी तो भी काफी थकेगा नहीं। 4-5% सर्जन रीच एट दिस लेवल। तो सर्जरी कहाँ गई? वाइट ब्रेन से ग्रे ब्रेन, ग्रे ब्रेन से स्पाइनल रिफ्लेक्स, नीचे है। 1 लाख में एक सर्जन। सर्जरी कम्स टू फिंगर्स। Surgery comes to fingers and it ceases to be science and becomes an art. अच्छा। जैसे माइकल एंजेलो दौड़ता है तो वो कुछ सोच के नहीं दौड़ता है, वो ऐसे ही हाथ घुमाता है और पेंटिंग हो जाता है। तो सर्जरी का जो ये लेवल है मैं जो बता रहा हूँ, वो लेवल पे आप पहुँचो देन यू आर इन अ डिफरेंट वर्ल्ड। जो 4th लेवल सर्जरी का है, जैसे वाइट ब्रेन टू ग्रे ब्रेन, ग्रे ब्रेन टू स्पाइनल रिफ्लेक्स एंड स्पाइनल रिफ्लेक्स टू फिंगर्स, वो 1 लाख में एक सर्जन पहुंचता है। और वहाँ जो पहुंचता है वो सर्जरी हो जाती है, करनी नहीं पड़ती। एंड ये सर्जरी जो हो जाती है इज ए पीस ऑफ आर्ट एंड नॉट सर्जरी। डॉक्टर साहब, हमारे अपने जवाई जो नेपाल के टॉप ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है, उनसे हमने बात किया था कि हम सैलवी जा रहे हैं और 15 मिनट में डॉक्टर साहब उसको ओपन करेंगे और 15 मिनट के बाद लगेगा उसको स्टिच लगाने में, टोटल आधा घंटा। तो हमने उनको बोला हम जाएंगे तो वो आधा घंटा है और थेरापी आपने बोला है 15 दिन करने से पहुंच जाएगा, जबकि नेपाल में ऑपरेशन करने के लिए 3 घंटा लगता है। वो बोलते हैं 3 घंटा लगता है, ये कैसे संभव है? 30 मिनट का तो ये होता ही नहीं है। और वो बोलते हैं वहाँ पे जो ऑपरेशन करने के बाद 3 महीना 4 महीना थेरापी करना पड़ता है। हम यहाँ पे क्यों आए? आपने बोला 30 मिनट का वो ऑपरेशन और 15 मिनट का जो थेरापी, उसके बाद हमको कोई टेंशन नहीं है, हम आराम से गाड़ी चला सकते हैं। इसी के लिए हम आए थे। यही जर्नी है। 3 घंटा लगता है क्योंकि सब लोग लेवल 1 और लेवल 2 में है, वाइट ब्रेन एंड ग्रे ब्रेन। मतलब उस फिर सोचते हैं और काम करते हैं तो टाइम लगता है, सोचना नहीं है तो टाइम नहीं लगता है। दैट इज जीरो टाइम।
सर्जरी करने के बाद रिकवरी में कितना टाइम लगता है? रिकवरी में, ऑपरेशन में, मैंने आपने बताया खुद ऐसा कि जिस दिन ऑपरेशन होता है उसी दिन खड़ा कर देते हैं, दूसरे दिन चला देते हैं, 3-4 दिन में सीढ़ी चढ़ते उतरते हैं, 5-6 दिन में लोकल पेशेंट है तो घर चला जाता है, बहुत दूर से आए हैं तो हम यहाँ रख के एक्सरसाइज वगैरह कराते हैं, और 14-15 दिन में स्टिच निकल जाते हैं, फिर वो खुद चल के चले जाते हैं। तो हम लोग को किस चीज़ में ज़्यादातर ध्यान देना पड़ता है ऑपरेशन के बाद? ऑपरेशन के बाद आपको जितना जल्दी भूल जाओ कि ऑपरेशन किया है उतना जल्दी ठीक हो जाओगे। भूल जाओ कि ऑपरेशन किया है, पहली बात। दूसरी बात, क्या नहीं करना है तो ज़मीन पे नहीं बैठना है, वो आदत नहीं डालना है। ज़मीन पे बैठना खराब नहीं है, वहाँ से खड़ा होने में ज़्यादा जोर आता है। कभी कभार बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हफ्ते में 1 बार, हफ्ते में 2 बार, लेकिन रोज़ नहीं बैठना चाहिए। पूजा करो तो बाजोट पे बैठ के करो, नहाओ तो स्टूल पे बैठ के नहाओ। सभी लोग को ऐसे ही 10 दिन का ही टाइम लेना पड़ता है और ये आराम से आ सकते हैं? नहीं, वो अपने हिसाब से आ सकते हैं। सब फ़ोन नंबर वेबसाइट पे अवेलेबल है, और हमारी ओपीडी भी दिल्ली भी चलती है, हमारी ओपीडी लखनऊ भी चलती है। इवन हमारा सेंटर लखनऊ में है, तो कई नेपाल की जगह है, लखनऊ तो काफ़ी नज़दीक है। लेकिन सभी तो डॉक्टर विक्रम ही खोजते हैं ना? ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है कि हमारी जो हॉस्पिटल मोहाली में है या जयपुर में है, तो हमारे यहाँ शेल्बी में ट्रेन हुए डॉक्टर 5-5 साल यहाँ काम किया है, वो है उतना ही एफिशिएंट है। वो अच्छा बढ़िया काम करते हैं सबके अच्छा। साथ। तो ऐसा ही काम लखनऊ में हो रहा है। तो नेपाल बॉर्डर पे ही है लखनऊ, वहाँ से 200 किलोमीटर है हार्डली। तो काफ़ी लोग जो अहमदाबाद नहीं आने चाहते वो लखनऊ में करा सकते हैं। जैसे आदमी लोग वहाँ से यहाँ आने के लिए समझिए अपॉइंटमेंट नहीं ले रहे हैं, और वो लेने नहीं ऐसे ही आ गए, तो कैसे मिलेंगे आपसे? मैं मिलता हूँ। मैंने आज तक कोई भी मरीज विदाउट अपॉइंटमेंट आया है तो मैंने ना नहीं बोला है। उनको थोड़ा बैठना पड़ता है, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं बोला है कि अपॉइंटमेंट नहीं ली है मैं नहीं देखूंगा। मैंने विदाउट अपॉइंटमेंट पेशेंट को देखा है, विदाउट अपॉइंटमेंट पेशेंट का सर्जरी किया है। मैं संडे भी आके ऑपरेशन किया है। ऐसा नहीं है कि भाई अभी टाइम नहीं है, नहीं, पेशेंट को ठीक करके ही भेजने का। एक बार मेरी चौखट पे आया तो ठीक होए बिना घर नहीं जाने का। कभी कभार इमरजेंसी पड़ जाता है आदमी, अब अपॉइंटमेंट भी लेने को उसके टाइम नहीं है, ऐसे वक्त में क्या कर सकते हैं? वो इमरजेंसी तो 24 घंटे चालू रहती है हमारे यहाँ, वो कभी भी आ सकते हैं। तो ऑपरेशन के बाद किसी कारणवश किसी को MRI करना पड़ेगा या CT स्कैन करना पड़ेगा, तो वो कर सकते हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं। MRI CT स्कैन कुछ भी हो सकता है। ये एकदम कॉम्पिटिबल मेटल है, ये सुपर एलॉय है, कोबाल्ट क्रोम मोलिब्डेनम सुपर एलॉय है, तो वो पूरा का पूरा कॉम्पिटिबल विथ MRI एंड CT स्कैन। हमने हाल ही में पढ़ा था, एक 165 किलो का आदमी को आपने अपने ऑपरेशन किया है, क्या संभव है? 164 किलो, वो दुनिया में सबसे हाईएस्ट वेट का ऑपरेशन हुआ यहाँ। वो यहीं हॉस्पिटल में थी, यहीं थी, दोनों घुटने का किया, अच्छी तरह चल के गई, अच्छी तरह चल के गई। आपको फोटोग्राफ भी दिखाएंगे। हमारा जो ऑफिसर का एक वाइफ है, उनको अमेरिका में उनको रिजेक्ट कर दिया, बोला तुम्हारा वेट बहुत ज़्यादा है। अमेरिका में जो केस खराब होते हैं ना, वो सी ठीक कराने यहाँ आते हैं कि भाई अभी शेल्बी जाना पड़ेगा। मैंने और भी सुना था यूट्यूब से, ज़्यादातर तो मेरे को दूसरे वजह से तो हमको पता नहीं चलता, यूट्यूब ही देखती थी, दिन के हम 10 बार देखती हूँ नया चीज़ क्या है।
आपने 300 डॉक्टर को तैयार किया है ना? ये 300 डॉक्टर जो ट्रेन किया, ये सेल्बी में रहते हैं और दूसरी जगह भी अपना दूसरी जगह भी अपना खोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर शेल्बी में रहते हैं क्योंकि उनको शेल्बी के नाम का फ़ायदा भी मिलता है। शेल्बी का नाम है तो पेशेंट भी उनके पर भरोसा करते हैं, तो उनका जो भी काम है वो जल्दी से आगे बढ़ता है। डॉक्टर साहब, आपने जो ये अभी तो ये ग्लोबलाइजेशन का युग है, ये टेक्निक आप दूसरों को क्यों शेयर नहीं करते? करते हैं, सबको सिखाते हैं। अभी हर जगह चाइना से 5 सर्जन आए थे। अभी कुर्दिस्तान जो इराक में है वहाँ से 4 सर्जन आ रहे हैं नेक्स्ट वीक। तो मतलब पूरी दुनिया से लोग आते हैं। कितने महीने लेना पड़ता है उनको ये ट्रेनिंग? नहीं, वो तो अपने को, उनको तो जो टाइम होता है उसके हिसाब से आते हैं, लेकिन अगर किसी को ठीक से सीखना है तो 2-3 साल 4 साल तो रहना पड़ता है। अगर किसी को कोई भी चीज़ सीखना है तो वो इतनी आसानी से नहीं आती है। बट देखने तो बहुत लोग आते हैं, क्योंकि आपने जो पहले बताया कि भाई 30 मिनट में सर्जरी कैसे होती है, वो सर्जन मानते नहीं है, लेकिन आके देखते हैं तब मानते हैं कि हाँ बात तो सही है। उदाहरण तो मैं ही हूँ। जो आपने इतने सारे देश में इतने सेवा की है, यहाँ पे 11 सेल्बी किया है। आपका पड़ोसी देश नेपाल है ना, आप वहाँ पे क्यों नहीं आए? हम आएंगे, बिल्कुल। आप बुलाएंगे तो क्यों नहीं आएंगे? हम बुलाएंगे नहीं, आप आना पड़ेगा। नहीं, हम आएंगे। वहाँ पे भी एक ऐसा हॉस्पिटल, ऐसा जैसे लखनऊ में हमने खोला है, ऐसा काठमांडू में हमको खोलने का है। हम उसका प्लान भी कर रहे हैं। मैंने यहाँ का स्टाफ का जो व्यवहार देखा है ना, आप तो ऐसे ही, आपका व्यवहार तो ऐसे हमने इतने अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ का जितने भी पेशेंट जो स्टाफ है, सब इतना हंसमुख, इतना हेल्पफुल, हर वक्त 10 मिनट 1 घंटा में आते रहते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम हो, मैनेजमेंट के आते हैं और खाना के भी बारे में पूछते हैं, कैसा खाना है, आपको कोई तकलीफ है, ये आप कैसे मैनेज करते हैं? इतने सुना है आपने यहाँ 300 स्टाफ है। ये टोटल शेल्बी में 3000 लोग का स्टाफ है, 11 हॉस्पिटल में, 12 हॉस्पिटल में। और हमारा एक पूरा लर्निंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है कि जो हर एक स्टाफ को ट्रेनिंग देता है, बात की, व्यवहार की। दूसरा, हम जब इंटरव्यू लेते हैं तब भी देखते हैं कि आज इंसान का सर्विस ओरिएंटेशन क्या है, मतलब काम करना पसंद है या काम खाली पैसे के लिए करना चाहता है। तो काम पसंद है ऐसे को पहले नौकरी देते हैं, फिर उसको ट्रेनिंग भी देते हैं। दूसरा ये होता है कि जब 10 लोग आजू बाजू में प्यार से काम करते हैं तो वो भी वही चीज़ सीख जाता है, कि आपके आजू बाजू का एटमॉस्फेयर क्या है वो भी मायना रखता है। किसी का भी चेहरा में वो होता है ना, मायूसी, तो बोलते हैं मायूसी। कभी किसी का झगड़ा भी नहीं देखा, बड़े बड़े बात एक आपस में जो होता है ना डिस्कशन, वो भी नहीं देखा। बहुत हंसमुख, खाना भी लाते हैं, वैसा हंस हंस के आते हैं। जितने भी आदमी आते हैं ऐसे, वैसे हमारे यहाँ दिलीप जी आते हैं, हर वक्त बोलते हैं आपको कोई प्रॉब्लम है या नहीं, हर मदद करते हैं। आई नो। तो डॉक्टर साहब, सेल्बी हॉस्पिटल वर्ल्ड क्लास इसमें ट्रीटमेंट होता है, जो ज़्यादातर जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए ये बहुत प्रख्यात है। क्या इसमें ये जो ट्रीटमेंट में जो कहा जाता है ना, दूसरे ट्रीटमेंट से ये थोड़ा फर्क है? उसमें हम जो जहाँ पे ऑपरेशन जो ट्रीटमेंट करते हैं इसमें फ़र्क है। हमको सावधानी बहुत ज़्यादा करना पड़ता है इसमें। देखो, हमारा सिस्टम प्रोसेसेस इतना स्ट्रॉन्ग है और जितने हम लोग अच्छा प्यार से काम करते हैं, हंसी मजाक से करते हैं, उतने ही हम लोग हमारे काम के लिए और डिसिप्लिन के लिए स्ट्रिक्ट है। मतलब जो चीज़ जैसे करना है उसमें 19-20 नहीं चलता है।
मतलब कोई भी चीज़ चलेगा नहीं, या सही है या नहीं सही है। अपने यहाँ इंडिया में और नेपाल में ऐसा है, ये चलेगा। हमारे यहाँ वो सिस्टम है, चलेगा बोला तो मरेगा, चलेगा नहीं, या सही है या सही नहीं है। बिल्कुल सही होना चाहिए तभी काम करने का। वो मतलब हर चीज़ में मेटिकुलसनेस के, ये काम ऐसे ही होगा, स्टिच ऐसे ही लेंगे, खाना ऐसे ही आएगा, मतलब हर चीज़ में ऐसा रखा गया है कि ऐसे ही होगा, दूसरी कोई तरीका नहीं है। आप देखोगे कि हर चीज़, मैं भी सुबह एक ही टाइम पे आता हूँ, देयर इज़ नो डिफरेंट टाइम। तो डॉक्टर साहब, जो है ना, ऑपरेशन करने के बाद आदमी लोग वो साइकिल चला सकते हैं? कितने दिन के बाद? साइकिल भी चला सकते हैं, स्कूटर भी चला सकते हैं, चल भी सकते हैं, पहाड़ी भी चढ़ सकते हैं, हाइकिंग भी कर सकते हैं। साइकिल और स्कूटर महीने बाद चलाना चाहिए और गाड़ी 3 हफ्ते बाद चलाना चाहिए। हमने पहला सोचा था हम स्टेम सेल से इसको ठीक करेंगे। स्टेम सेल से ये ठीक नहीं होता है, घुटने स्टेम सेल से ठीक नहीं होता है। अमेरिका और जर्मनी जैसे देश बहुत आगे है ये काम में। अमेरिका में आज की तारीख में स्टेम सेल कोई नहीं करता है, और अमेरिका में साल में 8 लाख नी रिप्लेसमेंट होता है, 7 लाख हिप रिप्लेसमेंट होता है। वो इसलिए होता है कि स्टेम सेल काम नहीं करता है। अंत में आप क्या सलाह देना चाहते हैं? अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये ऑपरेशन सक्सेसफुल है, 30 साल तक चलता है, पेशेंट की और रिलेटिव्स की पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। और जो 60 साल का इंसान, 65 साल का इंसान 80 साल की ज़िंदगी जीता है या 75 की जीता है, वो वापस 40 की ज़िंदगी जीने लगता है। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमको इतने सारे जानकारी दी, और मेरा तो इतना अच्छा ये सेल्वी के हॉस्पिटल के और यहाँ के स्टाफ के कारण इतना हमारा इतना अच्छा एक्सपीरियंस है कि हम कह नहीं सकते। इतना यहाँ का आदमी इतना अच्छा है, इतना कोऑपरेटिव है, इतना अच्छा खाना, इतना अच्छा व्यवहार, जो हम तो अपने देश में हमें मिलता ही नहीं है। थैंक यू सेल्वी।